Good morning students. Today we are going to learn your English chapter 3rd part 2 the black aeroplane. The brief story is of that black aeroplane is it was night time when the sky was clear and the stars could be seen twinkling. The narrator who was flying his Dakota aeroplane, the name of this aeroplane is Dakota, felt very happy while he was flying over France to England. Where he was going? France to England. And from where he was going? France. So it was a night time. ये नाइट टाइम था जब वो स्काई में क्लियरली उसको उड़ान भर रहा था, फ्लाई कर रहा था विद बाय एरोप्लेन, और स्टार्स कुड बी सीन ट्विंकलिंग, मतलब वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी रिलेटेड टू एटमॉस्फेयर. क्लाइमेट कंडीशंस आर ओके, वेरी वेल, तो देयर वर नो प्रॉब्लम. नैरेटर जो फ्लाई कर रहा था डेकोटा एरोप्लेन, वो बहुत खुश था while he was flying over France to England. It was 1:30 in the morning and he was fantasizing about holidaying with his family. और ये उसके लिए अच्छी भी बात थी. वो हैप्पी ज़्यादा क्यों था? क्योंकि वो उसका नाइट टाइम जो था उसके बाद में वो इस फ्लाइट के बाद में कहाँ जा रहा था? टाइम स्पेंड करने जा रहा था विद हिज फैमिली. तो वो हॉलीडे पे जा रहा था, इसलिए वो और ज़्यादा खुश था. तो ये उसका क्या था? मॉर्निंग टाइम जो था वो पास्ट जो था उसका, एंड ही पास्ट टाइम जो था वो बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज फील कर रहा था बिकॉज आफ्टर दिस ही वॉज गोइंग टू विद हिज फैमिली. व्हेन द एरोप्लेन वॉज इन फ्रांस, द पायलट थॉट ऑफ इन्फॉर्मिंग द पेरिस कंट्रोल पर्सनल अबाउट इट्स प्रेजेंस एंड फॉर इंस्ट्रक्शंस. अब जब एरोप्लेन जो है फ्रांस में जैसे ही वो फ्लाई हो रहा था, पायलट के दिमाग में एक चीज़ आई, उसको एक इन्फॉर्मेशन मिली, पेरिस ने कंट्रोल कर रखा, मतलब पेरिस वाले जो फ्लाइट कमांडर्स हैं, कंट्रोलर्स हैं, उन लोगों ने उस पर कंट्रोलिंग कर रखी है अबाउट हिज प्रेजेंस, मतलब जब वो फ्लाइट लेकर जाएगा वहाँ पे, प्लेन लेकर जाएगा उसकी प्रेजेंस पे, और कुछ इंस्ट्रक्शंस भी उन्होंने प्रोवाइड किए हैं उसको. He informed that the control agency and they responded with further instructions on directions. उसने आगे एजेंसी को, कंट्रोल एजेंसी को आगे ये इंफॉर्मेशन फर्दर बताई, रिस्पॉन्ड करी, और उसके बाद में इंस्ट्रक्शंस भी दिए उसकी डायरेक्शंस को लेकर. The control room at Paris instructed him to turn 12 degree towards the west. अब कंट्रोल रूम जो है पेरिस का, उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया उसको टर्न 12 डिग्री, मतलब वो उनके डिग्रीज होते हैं, जैसे अपन कंपास लेके, प्रोटेक्टर लेके अपन डिग्रीज डिसाइड करते हैं इन मैथ्स, उसी तरीके से इनके भी कुछ डिग्रीज होती है अकॉर्डिंग टू रिलेटेड विद स्काई और विद डायरेक्शंस. तो उन्होंने 12 डिग्रीज टुवर्ड्स वेस्ट पे उसको इंस्ट्रक्ट किया. नेक्स्ट, आफ्टर रिसीविंग द इंस्ट्रक्शंस, the narrator geared up and followed the instructions of the control room and switched over to the second and the last fuel tank. अब जब उसको इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई, उसके बाद में जब इंस्ट्रक्शंस उसको पता चले, तो उस नैरेटर ने क्या करा? गियर अप किया, मतलब गियर लगाया उसको प्लेन का, एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कंट्रोल रूम. और कंट्रोल रूम से जो भी उसको इंस्ट्रक्शंस मिले थे, वो डायरेक्शन, वो ऑर्डर्स, वो इंस्ट्रक्शंस उसने फॉलो किए और स्विच ओवर कर दिया सेकेंड और लास्ट फ्यूल टैंक. मतलब इससे रिलेटेड क्या आपको वो लग रहा होगा क्या रिलेटेड है इससे? किसकी बात है? फ्यूल की बात है यहाँ पर. All this time he was dreaming about his time with his family and then he started thinking about having a satisfactory breakfast at home. अब वहाँ पर तो इंस्ट्रक्शंस और फॉलो करने की इनकी कहानी चल रही थी, वो कमांड्स दे रहे थे, ऑर्डर्स मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पर उसके दिमाग में क्या चल रहा था? सिर्फ और सिर्फ ड्रीम चल रहा था. किसके बारे में? विद हिज फैमिली. वो घर जा रहा था, वो देख रहा था ब्रेकफास्ट में सेटिस्फाई होके एकदम ब्रेकफास्ट करूंगा बिना टेंशन के. पायलट्स जॉब इज़ ऑल्सो नॉट वेरी इजी, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा टास्क होता है. तो उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ उसकी फैमिली चल रहा था और वो यही सोच रहा था कि कैसे मैं उनके साथ जाके ब्रेकफास्ट करूंगा. ही वॉज काम एज एवरीथिंग वॉज गोइंग एज प्लान. वो थोड़ा सा काम था क्योंकि सब कुछ वेरी वेल प्लान था, कोई क्लाइमेटिक कंडीशंस प्रॉब्लम नहीं थी. क्योंकि पायलट के लिए क्या है, अगर वो उड़ान सही से नहीं हुई तो उसके लिए प्रॉब्लम है, लैंडिंग की जगह नहीं मिल रही तो वो प्रॉब्लम करती है. सबसे मेन प्रॉब्लम उनके लिए यही आती है. अब अगर उसके बीच में उनको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि आगे मौसम ख़राब है या क्लाइमेट कंडीशंस आर नॉट वेल, तो उसके लिए वो वर्कआउट करते हैं, उसके लिए वो सोचते हैं कि उनके पास टाइम कितना है, वो मैनेजेबल है या नहीं.
तो अगर वो मैनेजेबल होता है तो इट्स ओके, अगर नहीं होता है तो वो क्या करते हैं, आगे इंफॉर्मेशन देते हैं कि वेयर वी लैंड आर प्लेन। ओके, तो क्या कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट करने की सोच रहा है बस, ठीक है, फैमिली के साथ में मैं ब्रेकफास्ट करूंगा और सब कुछ वेरी वेल प्लान था। नाउ द प्लेन हैड क्रॉस्ड पेरिस व्हेन ही स्टार्टेड सीइंग क्लाउड्स इन द स्काई। अब प्लेन जो है क्रॉस कर चुका है पेरिस को, जब उसने स्टार्ट किया क्लाउड्स देखना। अब तक फ्रांस में कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, लेकिन पेरिस में जैसे ही उसने एंटर किया, क्रॉस करने की पोजीशन पे आया, तो वो क्या हुआ, क्लाउड्स उसको दिखाई दिए स्काई में। The presence of clouds made him feel uneasy because there were chances of a storm. अब प्रेजेंस जो है क्लाउड की उसको अनईजी फील करा रही थी, क्यों, क्योंकि उसको क्या लग रहा था, दैट मे बी इट इज़ नॉट मैनेजेबल बाय मी, देयर इज सम अदर प्रॉब्लम बिकॉज देयर वर चांसेस ऑफ अ स्टॉर्म। उसको जिस हिसाब से लग रहा था, वो पायलट था, उसने बहुत सारे केसेस भी देखे होंगे, बहुत सारी प्रिवेंशंस भी की होंगी, प्रिकॉशंस भी लिए होंगे, तो उसको लगा ये चांसेस किसके हैं, स्टॉर्म के हैं। They were so huge and dark that he compared them with black mountains. वो बहुत ज़्यादा huge था और dark था, जैसे उसने compare किया black mountain को। उसका कलर ही black होता है, लेकिन उसने क्या देखा, यहाँ तो बहुत ज़्यादा dark हो गया है, मतलब clouds की condition बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है। He knew he couldn't pass them as it was impossible to go above them. वो जानता था कि इसको पास करना possible नहीं हो सकता था, तो ये पॉसिबल नहीं है उसके लिए, हम ये नहीं कर सकते, या फिर एस्केप देम विद द अमाउंट ऑफ फ्यूल दैट वाज लेफ्ट इन द लास्ट टैंक, या फिर वो क्या करे, यहाँ से बच के नहीं निकल सकता, बिकॉज फ्यूल में जो लास्ट टैंक, जो टैंक बचा था उनके, जो स्टोर करके रखते हैं उस कैपेसिटी में भी ज़्यादा फ्यूल नहीं बचा था उनके लिए। So next is the right decisions would have been to fly back to Paris safely. अब उसका right decision क्या था कि हम fly कर लें फिर से पेरिस को safely, हम वापस से अपनी जगह पर पहुंच जाएं। But he was overwhelmed by his wish to meet his family. लेकिन उसको बहुत ज़्यादा, वो अपनी खुशी को ओवरकम नहीं कर पा रहा था, उससे नहीं उभर पा रहा था। वो सिर्फ किससे मिलना चाहता था, अपनी फैमिली से मीट करना चाहता था, ये उसकी विश थी। और बहुत ज़्यादा अच्छे से, मतलब ये कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा पावर थी उसकी विश में कि बस मुझे तो वहीं जाना है, कोई भी प्रॉब्लम होगी, आज कोई भी मजबूरी आएगी, मैं उसको फेस आउट कर जाऊंगा, किसी भी फियर से मैं नहीं डरूंगा। उसके दिमाग में ये चीज़ थी। ही सो डेस्परेटली वांटेड टू बी विद हिज फैमिली। वो बहुत ज़्यादा डिवोटी होके, डेडिकेटेड होके, डेस्परेटली अपनी फैमिली से सिर्फ और सिर्फ मिलना चाहता था। एंड हैव दैट इंग्लिश ब्रेकफास्ट ही हैड बीन ड्रीमिंग ऑफ ऑल डे। और उसके उसने इंग्लिश ब्रेकफास्ट लिया और उसके बाद में क्या करने लग गया, सिर्फ और सिर्फ ड्रीमिंग करने लग गया कि हाँ बस मुझे तो बस अपनी फैमिली से मिलना है, यहाँ पे खाओ पियो और यहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व करो, अपनी ड्यूटी पूरी करो और अपनी फैमिली से मिलने जाओ। उसके दिमाग में ये था। पायलट जॉब्स आर वेरी डिफिकल्ट बिकॉज 6 मंथ्स और 3 मंथ्स उनका ड्यूरेशन होता है। उस बीच में दे डू नॉट यूज़ फ़ोन, दे डू नॉट टॉक विद फैमिली और एनी काइंड ऑफ रिलेटिव, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ अपने वर्क पे फोकस करते हैं। इसलिए कह रही हूँ बहुत डिफ़िकल्ट जॉब होता है, बहुत टिपिकल टास्क होता है उनके लिए। और उसके बाद 3-6 महीने उनको मिलते हैं विद ओनली फ्री ऑफ जॉब एंड दे गेट सैलरी, ठीक है। इसलिए वो 3 महीने 6 महीने उनको नहीं बुरे लगते, क्योंकि बाकी के 6 महीने उनको मज़े मिलेंगे, इसलिए, ठीक है। तो इसलिए उसके लिए फैमिली से मिलना एक बहुत बिग टास्क था, बहुत बिग डील थी उसके लिए। So he decided to take the risk of not going back. तो उसने क्या डिसाइड किया कि मैं फिर से वापस जाने का रिस्क नहीं लूँगा, क्या पता वहाँ जाकर वापस अटक गया तो, लौट के नहीं आ पाया तो he did not want to take any kind of risk. Thus he headed the plane right into the storm. तो उसने क्या करा, स्टॉर्म को फेस आउट करने की कोशिश करी। It was so dark because of the storm that nothing was visible. अब क्या था, ये बहुत ज़्यादा डार्क था, स्टॉर्म में कुछ भी विजिबल नहीं था, सब कुछ इनविजिबल होता जा रहा था। आउटसाइड द प्लेन ही स्टार्टेड लूजिंग कंट्रोल ऑफ द एरोप्लेन। और उसने अपना कंट्रोल जो है एरोप्लेन पे लूज़ करना स्टार्ट कर दिया। उसको नहीं समझ आ रहा था, वो उसके लिए मैनेज में नहीं थी, अब सिचुएशन मैनेजेबल नहीं थी उसके लिए। ही इज़ नाउ प्लेन इज़ आउट ऑफ कंट्रोल।
द कंपास एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स हैड ऑल्सो स्टॉप वर्किंग। अब वो जो क्लाउड्स आ गए, क्लाइमेटिक कंडीशंस बिगड़ रही थी, तो ऑब्वियसली अपने इंटरनेट, अपने जो सिग्नल्स होते हैं वो क्लियरली वर्क नहीं करते हैं। अब जिस तरीके से अकॉर्डिंग टू अस अपन वर्क करते हैं उसमें सर्वर डाउन्स होते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है। जब हमें यहाँ प्रॉब्लम है तो ऊपर कितनी प्रॉब्लम होगी। तो उनके जो कंपास हैं और जो अदर इंस्ट्रक्शंस थे वो स्टॉप कर दिए वर्क करना बिकॉज ऑफ द बैड वेदर, बिकॉज ऑफ द बैड क्लाइमेटिक कंडीशंस। इस क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से वो प्रॉपरली ना अपने बात किसी को कह पा रहा था, ना इंस्ट्रक्शंस उनके सुन पा रहा था, और ना ही उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन ले पा रहा था, ना उनको दे पा रहा था। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम। ही बिकेम हेल्पलेस। अब वो हेल्पलेस हो चुका था बिकॉज ऑल द पर्सन्स ऑफ प्लेन डिपेंड्स ऑन ओनली पायलट। So he tried calling the Paris control agency who had helped him earlier. उसने क्या करा, पहले भी जब पेरिस एजेंसी ने उसको इन्फॉर्मेशन बताई थी, एज आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट पैराग्राफ, तो कंट्रोल एजेंसी को उसने दोबारा से, पेरिस कंट्रोल एजेंसी को दोबारा से ट्राई किया कॉल करना और उनसे हेल्प मांगना, जब उन्होंने पहले हेल्प करी थी, बट couldn't connect it because of the weather। लेकिन वो भी कनेक्शन उसको नहीं मिल पाया because of the bad weather, bad climatic conditions। Yes, when everything failed he saw a ray of hope when he saw another aeroplane। जब बहुत सारी चीज़ें या मानो सारी चीज़ें फेल हो चुकी थी, उसको कुछ भी नहीं समझ आया क्या हो रहा था, उसको नहीं पता था हम नीचे कैसे पहुँचेंगे या ऊपर पहुँचेंगे डायरेक्ट, फैमिली से भी मिल पाऊंगा या नहीं मिल पाऊंगा, बहुत सारी सिचुएशंस उसके दिमाग में चल रही थी, बट स्टिल ही वांटेड टू मीट हिज फैमिली एनी हाउ। तो ये रिस्क लेना भी उसने ज़रूरी समझा, ठीक है। तो जब सारी चीज़ें फेल हो गई थी तो ही सॉ अ रे ऑफ होप, एक उम्मीद की किरण उसको नजर आई थी। व्हेन ही सॉ अनदर एरोप्लेन, तो उसने देखा दूसरा एरोप्लेन आ रहा है, तो इट इज़ ऑल्सो इन सेम कंडीशन विद दैट, ठीक है। तो उसने बोला कि यहाँ पर कोई नहीं सुन सकता, तो अनदर एरोप्लेन में भी listen to us। He felt relieved when he saw another pilot's face and willingness to help him escape the storm। अब उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन फील हुआ, थोड़ा सा उसने रिलीफ फील किया, थोड़ा सा रिलैक्सेबल फील किया उसने, which when he saw another pilot's face, जैसे ही उसने दूसरे पायलट का, दूसरे एरोप्लेन का पायलट के फेस को देखा, और वो थोड़ा सा हुआ कि हाँ ये हम शायद एक उम्मीद दिखी, स्टॉर्म से हम बच सकते हैं। नाउ मे बी एस्केप विद स्टॉर्म। He thought to himself that the other pilot was very kind as he knew that he was lost and was trying to help him। उसके दिमाग में क्या आया खुद से ही कि दूसरा पायलट जो है, अदर पायलट जो है वो बहुत ज़्यादा काइंड होगा, क्योंकि वो भी मेरी सिचुएशन समझ सकता है। That's why maybe he was kind and he knew that he was lost and was trying to help him। और वो ये भी समझ सकता है, ये भी जान जाएगा, वो जानता है कि जब हम खो गए हैं और वो मैं उसकी हेल्प, मतलब वो मेरी हेल्प कर सके, ठीक है। The another pilot took his plane ahead of the narrator's एरोप्लेन टू मेक इट ईजियर फॉर द नैरेटर टू फॉलो हिम। अब जो दूसरा पायलट है ना, वो क्या कर रहा था, उसके प्लेन को डायरेक्शंस देने की कोशिश कर रहा था, आगे जाके वो शायद उसको डायरेक्शन दे सके, बिकॉज जब हम ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं, पैनिक हो जाते हैं, तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता है ना। तो उसने क्या करा, डायरेक्शन देने की सोची उसको। और जो दूसरा पायलट है उसको, नैरेटर्स का जो एरोप्लेन था, जो डेकोटा एरोप्लेन के बारे में हमने पढ़ा, टू मेक इट ईजियर फॉर द नैरेटर टू फॉलो हिम, ताकि उसके लिए पास में ही था, वो इससे दूरी भी थी लेकिन पास में भी था, ताकि वो इतना ही दूर था जिससे कि वो उसको देख सके। The narrator followed him like an obedient child। अब नैरेटर उसको सीधा सीधा इनोसेंट बच्चा बनके, ओबीडियंट चाइल्ड बनके उसको फॉलो करने लगा, क्योंकि he wanted to meet his family, that's it। He was also panicked because there was very less fuel left। अब उसको दूसरी तरफ की टेंशन भी थी, क्या थी और क्यों थी, क्योंकि उसमें फ्यूल जो है थोड़ा सा ही बचा था, ज़्यादा नहीं था, not much। It was only then that he started coming out of the storm and could see the runway to land his plane safely। अब वो ये सब क्यों कर रहा था, कि ये सिर्फ इतना ही था क्योंकि वो उसने जब स्टार्ट करा था ना, तब तक तो फ्यूल सफिशिएंट था, लेकिन वो जब दोबारा आ रहा है और वो वहाँ रुका और सोच रहा है, तो वो रनवे नहीं मिल रहा उसको लैंड करने के लिए, ताकि वो प्लेन को सेफली लैंड कर सके। ये उसकी प्रॉब्लम थी। अब वो अपने इंस्ट्रक्शंस भी दूसरों को नहीं दे पा रहा था, जस्ट बिकॉज ऑफ सर्वर्स, ठीक है, सिग्नल्स। व्हेन ही टर्न टू थैंक द
अदर पायलट, जैसे ही वो टर्न हुआ और अदर पायलट को थैंक करने लगा, ही रियलाइज दैट द प्लेन दैट हेल्प्ड हिम had disappeared as soon as he came out of the storm. जैसे ही वो उसको थैंकफुल होने लगा उसके लिए, तो उसने क्या देखा, वो जो नेक्स्ट प्लेन है वो क्या हो गया, डिसअपियर हो गया, वो वेन सिचुएशन में चला गया, विच वी कांट विजिबल. As soon as he came out of the storm, जैसे ही वो स्टॉर्म से बाहर आया, वो सडनली उसने अपनी स्पीड पकड़ ली और वो तो फ्लाई ओवर हो गया और ये उसको थैंकफुल भी नहीं कह पाया. द ऑथर डिड नॉट नो वेयर ही हैड लैंडेड. अब ऑथर को क्या प्रॉब्लम थी, कहाँ पे लैंड हो, ये मुझे पता नहीं, ये सिचुएशन उसको नहीं समझ आ रही. आफ्टर लैंडिंग ही लेफ्ट हिज प्लेन एंड हेडेड स्ट्रेट इनटू द कंट्रोल रूम टू आस्क अबाउट द अदर पायलट. अब लैंडिंग के बाद में उसने क्या करा, अपने प्लेन को छोड़ दिया एंड हेडेड स्ट्रेट इनटू द कंट्रोल रूम. और कंट्रोल रूम के पास स्ट्रेट फॉरवर्ड वो चला गया, बिना रुके, बिना सोचे, बिना समझे, क्योंकि ही वांटेड टू मीट विद हिज फैमिली. दैट्स इट. टू आस्क अबाउट द अदर पायलट, और अदर पायलट के लिए उसको पूछना था, बिकॉज पायलट, ऑल द पायलट्स अंडरस्टैंड दे इक्वल सिचुएशन, इक्वल पोजीशन एंड इक्वल प्रॉब्लम्स. ठीक है, उनको मालूम है सेम सिचुएशन होती है, सेम प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं, और उसको प्रॉब्लम को निकलने के बाद कितना थैंकफुल हम एक दूसरे के लिए होते हैं, क्योंकि वो प्रॉब्लम, वो जो जॉब है वो ऐसा ही है, या तो आप क्रैश हो जाओगे या आप बच जाओगे. सेकेंड सिचुएशन बहुत कम होती है कि आप उस प्रॉब्लम से फेस आउट करके आ सको. तो उसने उसकी हेल्प की थी, इसलिए वो उसको ढूंढ रहा था. टू हिज अटमोस्ट सरप्राइज द लेडी इन्फॉर्म हिम दैट देयर वॉज नो अदर प्लेन इन द स्काई एक्सेप्ट हिज. अब उसको देखते हुए वो बहुत ज़्यादा अमेज फील किया, बहुत ज़्यादा वॉन्डरर था, उसके लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइज था, बिकॉज एक लेडी ने उसको इन्फॉर्म किया वहाँ पे कंट्रोल रूम में जब वो गया, कि उसने वहाँ पर कोई और प्लेन था ही नहीं एक्सेप्ट हिज प्लेन, और वी कैन से एक्सेप्ट डेकोटा एरोप्लेन, बिकॉज ऑफ द बैड वेदर की वजह से वहाँ पर कोई प्लेन नहीं था. लेडी ने किसको इन्फॉर्म किया ये बात, नैरेटर को. एंड हु वाज द नैरेटर, पायलट. ही वाज लेफ्ट एस्टोनिश्ड, वो सरप्राइजिंगली क्या करा, वहाँ से चला गया. पर दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस उसके भी अराइज हुए होंगे, विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अनआंसर इन हिज माइंड, जो उसके दिमाग में आंसर ही नहीं कर पाए, बहुत प्रॉब्लम थी उसको. कम टू द नेक्स्ट. It can be expected around in such a bad weather. Suddenly a black plane appears on the scene from somewhere. Strangely enough, it has no lights on its wings. अब suddenly क्या हुआ, एक black aeroplane जो है वहाँ पर उसको visible हुआ, appear हुआ, दिखाई दिया. The scene from somewhere, कहीं से भी आता हुआ. They have not defined the place. Strangely enough, it has no lights on its wings. अब उसने देखा यहाँ पर तो कोई लाइट्स ही नहीं है, उसकी विंग्स में कोई लाइट नहीं है. तो सिमिलर सिचुएशन हो गई उसके लिए. स्टॉर्म में किसी ने उसको बचाया था और नीचे आके पता चला कंट्रोल रूम में कि वहाँ पर कोई प्लेन ही नहीं था, लेकिन उसने एक प्लेन को अब ऐसे देखा जहाँ पर कोई उसकी विंग्स में लाइट्स ही नहीं है. तो द पायलट ऑफ द ब्लैक प्लेन इज गाइडिंग द नैरेटर थ्रू द स्टॉर्म एज इफ ही न्यू दैट द नैरेटर वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म. अब पायलट जो है उस ब्लैक प्लेन का, वो उसको गाइड कर रहा था नैरेटर को थ्रू द स्टॉर्म के थ्रू उसने गाइड किया था, उसके आगे आगे वो उसको डायरेक्शंस बता रहा था. एज इफ न्यू दैट द नैरेटर वाज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, क्योंकि वो जानता था, यदि वो ये जान पाता कि वो स्टॉर्म में फंस गया है तो उसके आगे तक और हेल्प करता, उससे बात करके जाता, लेकिन उसने ये सब नहीं देखा. हाउएवर एज सून एज द नैरेटर कम्स आउट ऑफ द स्टॉर्म, जैसे ही नैरेटर जो है उस स्टॉर्म की सिचुएशन से वापस बाहर आया, द ब्लैक प्लेन इज नाउ वेयर टू बी सीन इन द स्काई. अब वो जो ब्लैक प्लेन था ना, at that time who helped it, who had him also, तो वो स्काई में उसको नजर आने लगा. इट हैज़ डिसअपियर्ड एज मिस्टीरियसली, एक रहस्य होके कि आपको एक मिस्टीरियस वे में, एक सीक्रेट वे में उसने क्या करा, डिसअपियर हो गया. एज इट हैड अपीयर, जैसे वो डिसअपियर हुआ तो सडनली मिस्टीरियस, मतलब होता है ना सीक्रेट में, अरे अभी तो ऐसा हुआ ही नहीं था, अचानक से ऐसा कैसे हो गया. तो वैसे ही वो जब इन्फॉर्मेशन देने गया कि वहाँ पे एक प्लेन था, बट कंट्रोल रूम जो है वो भी वहाँ पे, उनके लोग भी वहाँ पर उसको फाइंड आउट नहीं कर सके, लेकिन उसको जैसे ही क्लाउड्स हटे, स्टॉर्म के बाहर वो लोग आ गए तो उसको अपीयर हुआ वो प्लेन. When he asked about the pilot and the plane at the control room, he is informed by the lady there. जैसे ही उसने पूछा, जैसे वो पूछकर बाहर आ रहा था उससे लेडी से,
तो वो प्लेन जो है उसको कंट्रोल जो प्लेन था कंट्रोल रूम से जैसे वो पूछकर बाहर आया था, ही इज इन्फॉर्म बाय द लेडी देयर दैट देयर वाज नो अदर प्लेन इन द स्काई एक्सेप्ट हिज फ्लाइट दैट नाइट बिकॉज ऑफ द बैड वेदर। अब जैसे वो लेडी से बात कर रहा था कि हाँ ठीक है तुमने नहीं देखा तो क्या होगा, द कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लेसन। अब वो क्या कह रहा है कि नहीं वहाँ पर कोई प्लेन था, उसने कंट्रोल रूम जो लेडी थी उसको बताया कि वो अब विजिबल हो रहा है, पहले विजिबल नहीं था। नाउ द करेस्पॉन्डिंग एक्सट्रैक्ट, जो एक्सट्रैक्ट आपने अभी रीड आउट किया है फ्रॉम द लेसन, रीड्स एज She looked at me very strangely and then laughed. Another aeroplane up there in this storm. No other airplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. As I told you in the story कि मैं ये I am explaining in brief situation. So these are the lines, these are the extract from your book, same as. So the astonishment in the mind of the narrator demonstrated in the following extract further deepens the sense of mystery. It reads, so who helped me to arrive there safely without a compass or a radio. ये सब चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी as I explain you brief. And without any more fuel in my tanks. Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? Panicked to see himself in the middle of the storm with the fuel tank running out of the fuel, he shows tremendous presence of mind and follow the black plane. He successfully comes out of the storm clouds. It also shows that a brave person gets help from somewhere or somebody. It tells us that we shouldn't lose the calm in difficult situation and should try to come out of it bravely. It is because fortune always favors the brave. अब आपने यहाँ पर क्या देखा, these are the words which, who said these words? Is there anyone? Yes, the lady. She looked at me very strangely. यहाँ पर वो लेडी के बारे में बता रहा है, कौन? पायलट, ब्लैक एरोप्लेन वाला पायलट. एंड देन डेकोटा एरोप्लेन. एंड देन लाफ्ड, वो लाफ करने लगा. अनदर प्लेन, कोई प्लेन ही नहीं है, मतलब वो लाफ करने लगी. अब देयर इन दिस स्टॉर्म, यहाँ पर स्टॉर्म में कोई दूसरा प्लेन, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन कंट्रोल रूम में होती है. बट लेडी सेड देयर वर नो एरोप्लेन, नो अदर प्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट. आज तो कोई भी फ्लाइट नहीं है, कोई भी प्लेन नहीं है ऊपर. योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार. रडार के थ्रू मैंने सिर्फ तुम्हारा एरोप्लेन वहां देखा. हु सेड दीज लाइन्स? लेडी. यस, द एस्टोनिशमेंट इन द माइंड ऑफ द नैरेटर. अब बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंगली उसके दिमाग में ये चीज़ आई थी, वो बहुत ज़्यादा वॉन्डर होके, शॉक होके देखने लगा. इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फर्दर डीपन्स द सेंस ऑफ मिस्ट्री. क्योंकि ये बहुत गहराई वाली बात है जो उसकी सीक्रेट में छुपी थी कि यहाँ पर कोई एरोप्लेन नहीं है एंड आई सॉ इट, तो हाउ कैन आई बिलीव दैट यू आर सेइंग ट्रुथ. उसके दिमाग में यही चीज़ थी क्योंकि वो स्टॉर्म से उसको बाहर लाने वाला वही प्लेन था. नाउ नेक्स्ट इज इट रीड्स, सो हु हेल्प मी टू अराइव. हु सेड दिस? नैरेटर, द पायलट ऑफ डेकोटा एरोप्लेन. तो उसने क्या बोला, अब मेरी हेल्प किसने की थी यहाँ पर आकर. उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो मुझे सेफली यहाँ पर बिना कंपास, बिना रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स यहाँ तक पहुँचा पाया. Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights. अब उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही थी कि उस स्ट्रेंज एरोप्लेन जो मेरे पास आया उसका पायलट कौन था, कहाँ से वो आया था, विदाउट लाइट्स था. ही शोज, वो ये सब सोचकर, ये सब देखकर खुद ही खुद में क्या हो गया, पैनिक होने लगा. थोड़ा सा उसको डर होने लगा, बहुत ज़्यादा ऐसा फील होने लगा ये क्या हो गया, ये सब तो मेरे साथ बीता था और सामने वाला मना कर रहा है कि यहाँ पे कोई नहीं था. इन द मिडल ऑफ द स्टॉर्म, स्टॉर्म के बीच में ही उसको बचाने आया था. विद द फ्यूल टैंक रनिंग आउट ऑफ फ्यूल, उसके में फ्यूल भी उसने दिया था, उसको हेल्प करी थी. ही शोज ट्रिमेंडियस प्रेजेंस, मतलब ऐसी अतुल्य प्रेजेंस उसने वहाँ पे दी जिसकी हम किसी से कंपैरिजन भी नहीं कर सकते, कंपेयर भी नहीं कर सकते. ऑफ माइंड उसके दिमाग में थी. एंड फॉलो द ब्लैक प्लेन, और ब्लैक प्लेन को फॉलो करते करते मैं यहाँ तक पहुँचा, बच गया. ही सक्सेसफुली कम्स आउट ऑफ द स्टॉर्म क्लाउड्स एज आई टोल्ड यू.
इट ऑल्सो शोज दैट अ ब्रेव पर्सन गेट्स हेल्प फ्रॉम समवेयर और समबडी। वो ये भी देखता है, यहाँ पर ये चीज़ भी शो होती है कि ब्रेव पर्सन को हेल्प भी मिल जाती है कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी के थ्रू। अगर आप पैनिक होंगे किसी सिचुएशन में तो क्या आपको हेल्प मिलेगी? नहीं, आपको कोई आंसर ही सूझेगा नहीं। मैम टेस्ट ले लेती हो, कहते हो कल तो 2 सब्जेक्ट का ऑलरेडी टेस्ट है, आप मत लो, आप मत लो। तो वाई डोंट यू फाइंड द सिचुएशन टू हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम? जब मैम पढ़ा रही है उसको तभी लर्न कर लो, उसको तभी रिवाइज कर लो। आपके वीडियोस भी होते हैं तो यू कैन ऑल्सो सी इट, ठीक है। लेकिन हम क्या देखते हैं, कल 2 टेस्ट ऑलरेडी हैं तो हमें थर्ड वाला नहीं लेना, मैम को ही एडजस्ट करना है, हमें नहीं एडजस्ट करना। बट तो इसमें यही चीज़ बोली है, जब आप पैनिक होते हो या आप ब्रेव नहीं होते हो, अफ्रेड पर्सन होते हो, फियरफुल होते हो, तो आपको कहीं से कोई भी हेल्प नहीं मिलती है। जबकि ऐसा नहीं होता, हेल्प हर जगह होती है, ठीक है। इट टेल्स अस दैट वी शुड नॉट लूज द काम इन डिफिकल्ट सिचुएशन एंड शुड ट्राई टू कम आउट। हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा डिफिकल्ट सिचुएशन में काम रहना चाहिए, पेशेंसफुली रहना चाहिए, सोच विचार करना चाहिए किसी भी सिचुएशन में, एंड शुड ट्राई टू कम आउट ऑफ इट ब्रेवली। और उससे बाहर निकलने की सिचुएशन देखनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, ना कि ये कि सामने वाले को एडजस्ट कर लो, सामने वाले को समझा दो। ऐसा नहीं, खुद ही एडजस्ट करो, खुद ही सोचो। इट इज़ बिकॉज फॉर्च्यून ऑलवेज फेवर्स द ब्रेव, क्योंकि भाग्य भी उसी का साथ देता है जो डरता नहीं है, ठीक है। So hope so students you will understand this story. Thank you.